नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज साइंस के यानी विज्ञान के शानदार जानदार एवं ज़बरदस्त प्रश्नों का समागम करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उस प्रश्न को एवं उस पहले थ्योरी प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें कई सारे अंतिम में प्रश्नों यानी क्वेश्चन आंसर के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। जाने से पहले हमारा जीएस अफेयर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखेंगे प्रथम है ग्रंथियाँ यानी बॉडी के वे पार्ट होते हैं जो रासायनिक पदार्थ यानी एंजाइम और हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं। यानी हार्मोन और उत्सर्जन करने वाली जो पार्ट होता है, बॉडी होता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो एंजाइम का उत्सर्जन करेगी और कुछ ऐसी होती है जो हार्मोन का उत्सर्जन करेगी। यानी दो प्रकार की होती है, एक तो एंजाइम का उत्सर्जन करने वाली एवं हार्मोन का उत्सर्जन करने वाली। तो बॉडी कौन कौन सा उत्सर्जन करती है? हार्मोन का भी उत्सर्जन करती है और एंजाइम का भी उत्सर्जन करती है। तो नेक्स्ट है, उसी के बेस पर ग्रंथियों को बांटा गया है। पहला बाह्य स्रावित ग्रंथि बोला जाता है तथा दूसरी को अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। जो इसी के आधार पर उसको दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम बाह्य स्रावित ग्रंथि है, दूसरा आंतरिक स्रावी ग्रंथि है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कुछ ग्रंथि ऐसी भी होती है जो एंजाइम का स्रावन करती है, उसे बाह्य स्राव ग्रंथि कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी ग्रंथि होती है जो एंजाइम का सिर्फ उसका स्रावन करती है, उसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऐसे ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावन करती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी जो एंजाइम का स्रावन करती है उसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं एवं जो हार्मोन का स्रावन करती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि का कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एवं एड्रीनल ग्लैंड, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कुछ उदाहरण हैं। अब देखेंगे इसके बारे में और टर्म। एक और टर्म यहाँ बनता है कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का स्रावन करती है वो मिश्रित ग्लैंड कहलाती है। यानी मिश्रित ग्लैंड वैसे ग्लैंड कहलाती है, वैसे ग्रंथि कहलाती है जो दोनों यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है, उसे मिश्रित ग्लैंड कहलाती है यानी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। उसका उदाहरण है अग्नाशय। अग्नाशय एक तरह का मिश्रित ग्लैंड है। क्वेश्चन में आ गया सिर्फ अग्नाशय कैसा ग्लैंड है, तो अग्नाशय मिश्रित ग्लैंड है यानी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट चलेंगे पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क में रहता है, यानी यह मस्तिष्क में रहता है। इसे मास्टर ग्लैंड और सेल टर्सिका भी बोलते हैं, यानी सेल टर्सिका भी बोलते हैं। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। सामने से क्वेश्चन में आया कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा सामने में। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। एवं इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है। एसटीएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिस व्यक्ति को एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाता है वो ससुरे नटुल्ली हो जाता है, यानी वो बौना हो। देखते हैं कि बौना बौनी जो रहता है उसमें एसटीएच हार्मोन का ही कमी, एसटीएच हार्मोन के कारण ही उसका वृद्धि नहीं हो पाता है, तो रह जाता है छोटा आकार में, यानी आकार में छोटा, ऊंचाई में छोटा रह जाता है। उसे एसटीएच ग्रंथि यानी एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यानी शरीर की वृद्धि जो है उसका हड्डी का वृद्धि का नियंत्रण जो करता है उसे कौन सा ग्रंथि कहते हैं? उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको दिए हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी यानी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये थायराइड ग्लैंड भी अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये इंपॉर्टेंट टर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है TSH हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। वही स्टेज हार्मोन है जो थायराइड जो ग्रंथि है उसे हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कौन प्रेरित करता है? तो हार्मोन स्रावित करने के लिए थायराइड ग्लैंड को द्वारा ही एसटीएच हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को ही हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होता है। ये गला जो होता है यहाँ पर गला के नीचे जस्ट
नीचे स्थित होता है ये, क्योंकि मनुष्य के गले के नीचे जहाँ पे देखते हैं कई लोग को गर्दन में यहाँ पर गला में आगे टाइप का घेंगा टाइप का निकला हुआ रहता है, वो एक्चुअली आयोडीन की कमी से ऐसा हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, इसे एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। इसे मूल रूप से जैसे थायरोक्सिन हार्मोन होता है आयोडीन की अधिक मात्रा के कारण होती है, अधिक मात्रा से होती है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहा जाता है। किसका कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहा जाता है। किसको? थायराइड हार्मोन को, यानी थायरोक्सिन हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है तो वर्क देखेंगे। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के लिए जल का नियंत्रण करता है, यानी संतुलन जल का नियंत्रण करता है। इसका काम ही है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो हम अभी बताए हम आयोडीन की कमी से, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पैरा थायराइड ग्लैंड, यानी पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है, यानी थायराइड ग्रंथि जहाँ पर रहती है उसके जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्रंथि रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। जितना भी कैल्शियम का मात्रा है उसको कौन नियंत्रण करता है? तो यही नियंत्रण कर रहा है पैराथायराइड ग्रंथि, यानी पैराथायराइड ग्रंथि जितना ही प्रकार का ब्लड को कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं? तो दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं? पहला है पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन, यानी पहला है पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। ये किससे निकलता है? पैराथायराइड ग्लैंड से, यानी पैराथायराइड ग्लैंड से, यानी पैराथायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलता है। कौन कौन? ये पहला है पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अभी ये किस कंडीशन में निकलते हैं वो हम देखेंगे, देख लेते हैं कैसे कैसे वो निकलता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पे देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन जब निकलता है तब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। क्या कम होती है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। कब कम होती है? जब पैराथायराइड हार्मोन निकलता है तभी कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। तब कौन से हार्मोन निकलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। कब? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और टर्म है इन हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसे बीमारी हो जाते हैं। देखिए अनबैलेंस जब असंतुलित हो जाता है, हार्मोन का असंतुलित होने के बाद ये पथरी नामक बीमारी, जो स्टोन होता है, जो बीमारी हो जाती है, वही कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, उसके कारण पथरी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट पर चलेंगे एड्रिनल ग्लैंड पे, यानी एड्रिनल ग्रंथि पे। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या है? एड्रिनल ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करता है, यानी जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करने वाली ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्रंथि। क्या रहा है? इससे निकलने वाली हार्मोन मनुष्य के शरीर को रक्तचाप को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कौन सा कंट्रोल करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा है। इसके दो पार्ट होते हैं। किसके दो पार्ट होते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड के, यानी एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं। देखें कौन कौन होते हैं, देखिए बताते हैं। कॉर्टेक्स वाले पार्ट ये ग्लूको यानी कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकालता है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट क्या निकालता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन निकालता है। और मेडुला वाले पार्ट से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। पहला दो पार्ट में भाग है, पहला हो गया कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेडुला। पहला हो गया कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेडुला, है ना। पहला हो गया कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेडुला। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथि के द्वारा, किस ग्रंथि का ये दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला किस ग्रंथि का दो भाग है? तो एड्रिनल ग्रंथि का दो भाग है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे
ग्लूकोकार्टी यानी ग्लूकोकार्टी एक्वाइड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने में काम आता है, यानी नियंत्रित करने का काम आता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, यानी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रण करने का काम आता है। कोर्टेक्स एवं मेडुला, ये याद रखिएगा, कोर्टेक्स एवं मेडुला उसका दो भाग है। नेक्स्ट है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन क्या है? तो दिल धड़कना एकदम से बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम करता है। दिल धड़कना यानी धड़कन बंद कर दे तो उसे कौन चालू का काम करने का काम करता है? तो एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन के द्वारा जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसे चालू करने का काम करता है, यानी रिकवर करने का काम कौन करता है? एपिनेफ्रीन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आएगा, जब दिल धड़कने एकदम बंद कर दे तो कौन सा चालू करने का काम करता है? ऑप्शन दे दिया जाएगा चार को, उसमें से एक ये भी रहेगा, तो एपिनेफ्रीन पे आपको टिक कर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, नोट्स के बारे में भी चर्चा कर दें। कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग यानी एडिशन रोग हो जाता है। कॉर्ट्स में यानी कॉर्टेक्स में दिक्कत, कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग में बांटे थे उधर, तो कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग हो जाता है। एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को भी कहते हैं, लड़ो और भागो हार्मोन कहते हैं। किसको कहते हैं? एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो नेक्स्ट है अग्नाशय। अब देखेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है। अग्नाशय में के एक भाग में क्या होती है? अलग अलग कोशिका होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। बीटा से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा। पहले कोशिका देखेंगे कौन कौन होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। अब देखेंगे कि बीटा कोशिका से क्या होता है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो बीटा सेल से यानी बीटा कोशिका से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। जो डायबिटीज़ रोग देख रहे हैं ना, इंसुलिन की कमी से होता है। जब जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ रोग होता है उसे इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन का डोज दिया जाता है, उसमें इंसुलिन का रूप से उन्हें बार बार दिया जाता है ना। तो मेन रूप से याद रखिएगा, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, लेकिन इंसुलिन की कमी हो जाने पर उसे मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमेह कैसे होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन का यानी इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती है बीटा कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है रक्त का संगठन, यानी ब्लड का संगठन के बारे में देखेंगे। यह एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी 5 से 6 लीटर मानव में, जो स्वस्थ मानव है, पूरा एडल्ट है, उसमें 5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है, यानी 5 से 6 लीटर तक उसको खून होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका पीएच मान, यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है। याद कर लेना है एकदम। ब्लड का यानी रक्त का, खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्लड प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी मुख्य रूप से ब्लड में चार चीज़ रहता है। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लाज्मा। ये सब चार चीज़ का मिश्रण से ब्लड का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है? देखिए प्लाज्मा के चैप्टर पर हम आ गए। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है, यानी प्लाज्मा किसी भी बॉडी में, हमारी बॉडी में या आप सबकी बॉडी में 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55% होता है। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ से मिश्रण का बना होता है। पानी प्लाज्मा में 90% होता है, यानी प्लाज्मा पूरी तरह से तरल पदार्थ है जो ब्लड में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ के मिश्रण से बना होता है। पानी प्लाज्मा में 90% होता है। इसके पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है, तो 90% होता है, और बाकी अन्य पदार्थ होते हैं जो 10%। ये 90 है, ये है 90 में से अब 10 करेंगे तो किसी भी चीज़ 100% होता है, तो 10 बचा है, तो 10 अन्य सारे पदार्थ रहेंगे। उसमें प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अन्य पदार्थ में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, ETC 10% में ही होते हैं, लेकिन 90% ब्लड
प्लाज्मा में 90% जल का संग्रह रहता है, यानी जल का मिश्रण रहता है। तो प्लाज्मा के बारे में देख लिए हैं। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ से मिश्रण से बनता है। प्लाज्मा में पानी का जो मात्रा है 90% एवं 10% अन्य की मात्रा रहता है, जैसे यूरिया, फास्फेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का। अब प्लाज्मा के बारे में और इम्पोर्टेंट टर्म देखेंगे। इतना संतुष्ट नहीं है, चले और देखते हैं। और में क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन यानी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। ये डायरेक्ट पूछेगा प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है, जो ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। ब्लड का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजेन यानी वही प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे ब्लड को थका जमने के मदद करता है। ताप नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है वो टेम्परेचर को नियंत्रण करने में भी काफ़ी सहयोग करता है। घाव भरने में काम आता है, मतलब कहीं पे जल गई, कट गया, कटने के बाद फोड़ा फुंसी हो गया, वो घाव को भरने में भी काम आता है ना। तो और देखेंगे रक्त कोशिकाएं, मतलब कि रक्त सेल, कौन कौन से रक्त होते हैं एवं उसके प्रकार देखेंगे हम आगे बढ़ के। तो रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड कोशिकाएं, ये रक्त कोशिकाएं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एवं डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। यानी प्लाज्मा के अलावा ब्लड, मुख्य रूप से ब्लड किसका किसका निर्माण से हुआ है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में। तो देखेंगे इसके बारे में, ये सब के बारे में देखेंगे। रक्त कोशिकाएं में आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, यानी आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं, सबसे कम होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है, यानी रक्त कोशिकाओं में जो उनका सेल है उसमें बता रहे हैं, उसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड, देख किसी का कट जाता है तो पहले लाल खून निकलता है, लेकिन खून में ही सम्मिलित रहता है थोड़ा प्लेटलेट्स भी, प्लाज्मा भी और डब्ल्यूबीसी। ऐसे वो नहीं पता चलता है, लेकिन ब्लड ऐसे लाल होता है तो बस वही पता चलता है। अब देखेंगे आरबीसी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कितना पाया जाता है, इसका जीवन काल क्या है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं रक्त में 90% होता है, यानी आरबीसी की मात्रा ब्लड में 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% होता है। इसका जीवन काल अगर कहेंगे कि आरबीसी का जीवन काल होता है जो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कन्फ्यूज मत होना है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुश्किल से 4 दिन होता होगा अप्रोक्स, हाँ 3-4 दिन या 3 से 5 दिन के बीच में उसका होता है जीवन काल। अब ये निर्माण कहाँ होता है? निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। सीधे क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ये देखते ही मार देना है, टक कर देना है, एकदम गोला को पेंट कर देना है धर के। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में। मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में, जो जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। लेकिन मृत्यु भी कहाँ होता है इसका? तो प्लीहा में ही होता है। तो इतना आप टर्म याद कर लिए हैं कि आरबीसी रक्त में 90% होता है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, और ये प्लीहा में इसको मृत्यु होती है, यानी इसका कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका कार्य देखेंगे क्या क्या कार्य करता है। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन और पहुंचाने का काम करता है। ये आरबीसी के द्वारा ही हर एक जगह, हर एक बॉडी में देखते हैं, जब दौड़ते उड़ते थकान हो जाता है, धक 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 सब वहीं से ऑक्सीजन का निर्माण होता है एवं पूरा पहुंचाने का, हर एक जगह पहुंचाने का काम है ब्लड को ही। उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना यानी उसका पहुंचाना हर एक जगह जहां उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आरबीसी में और टर्म देखेंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जैसे कई कई कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, डॉक्टर कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में यानी रेड ब्लड में। इसके कारण रक्त का लाल रंग होता है, लाल रंग होता है, यानी कलर जो होता है रेड का,
कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग होता है। आरबीसी से कमी से अगर इसमें कमी हो जाए तो क्या क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि आरबीसी में अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में या क्या होगा। पहले तो होगा एनीमिया, जिसको खून की कमी से ऐसे डॉक्टर समाज में बोलते हैं कि आपको खून की कमी है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा हो जाता है पीलिया, जिसको ब्लड वगैरह देखते हैं कि स्किन वगैरह पीला हो जाता है, वो आरबीसी की कमी के कारण होता है, पीलिया रोग जिसको बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से इतना टर्म देखिएगा। इसका काम क्या है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के हर भागों में आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके आरबीआई रक्त में लाल रंग होता है। इसमें इसका लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। फिर आरबीसी की कमी के कारण जो रोग होता है, कमी के कारण ये 2 रोग होता है दिया हुआ है, एनीमिया और पीलिया। एनीमिया खून की कमी से ऐसे एनीमिया हो जाता है, एवं पीलिया शरीर का चमड़े स्किन पीला पड़ने लग जाता है, तो खून की कमी से ही होता है। अब देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड। तो ये सबसे कम होती है, यानी ब्लड में सबसे कम होती है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है ना, 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। आकार में सबसे बड़ी होती है ना, आकार में ये सबसे बड़ी होती है इसका, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका सबसे कम होती है, यानी रक्त में ब्लड में सबसे कम पाया जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन, उसको याद रखिएगा। 120 दिन था आरबीसी का, ये डब्ल्यूबीसी है, इसका 3 से 4 दिन तक जीवन काल है। कन्फ्यूज होकर ये टिक मत कर देना है। आकार में सबसे बड़ा होता है ना। इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, मृत्यु रक्त में ही हो जाता है, यानी ब्लड में भी उसका आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता था? प्लीहा में होता था, लेकिन इसका मृत्यु कहाँ होता है? लेकिन निर्माण दोनों का बोन मैरो में ही होता है, लेकिन मृत्यु उसका आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में, लेकिन डब्ल्यूबीसी का मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है। इसका कुछ टाइप देखेंगे एवं काम देखेंगे। इम्यून सिस्टम यानी पूरा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। रोगाणुओं की सुरक्षा करती है, यानी कीटाणु रोगाणु से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। घाव भरने में भी काम आता है, यानी घाव भरने में भी काम आता है। एवं रोगाणुओं से रक्षा करता है, यानी रोग से लड़ने के विरुद्ध, उसके विरुद्ध लड़ता है बहुत ये डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के? 2 टाइप होते हैं। देखें में कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है लिम्फोसाइट, यहाँ पहला टाइप वो दिया हुआ लिम्फोसाइट, दूसरा दिया हुआ मोनोसाइट। किसका 2 पार्ट है? तो डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, है ना। वे श्वेत रक्त कणिकाएँ, यानी डब्ल्यूबीसी जो जीवाश्म से बचती है, यानी जीवाश्म से बचती है, उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। घाव को भरने में जो काम आती है उसे मोनोसाइट कहते हैं। ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के सबसे बड़ा सेल है मोनोसाइट। ये ध्यान में रखिएगा, मोनोसाइट शरीर का सबसे बड़ा सेल है। ये यानी डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट है मुख्यतः। कौन कौन है? लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट किसका 2 पार्ट है? तो डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट है। डब्ल्यूबीसी के कमी से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे, क्या क्या कमी से होगा। डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाता है मानव शरीर में तो क्या क्या रोग होगा, यानी क्या क्या बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत होगा। तो देखते हैं। HIV वायरस के कारण होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी कमी से होने वाले रोग होता है। एड्स हो जाता है, जो वायरस से संक्रमित होने के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एड्स डे मनाया जाता है प्रत्येक साल 1 दिसंबर को। एवं HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, है ना। ब्लड कैंसर होता है इसके कारण, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले कारण। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही हो तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का मात्रा कम हो रही है तो ल्यूकोपीनिया उसे कहते हैं, यानी ल्यूकोपीनिया उसकी बीमारी हो जाता है। डब्ल्यूबीसी अगर कम रही हो तब, अगर डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ रही हो तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। लेकिन जब कम जाती है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं, यानी कम गई तो पीनी। याद रखिएगा पीनिया, यानी कुछ पीने से क्या होता है? कम जाता है, तो ल्यूकोपीनिया। और ल्यूकोपीनिया जब आधा कम गया तो वो जो बचा हुआ है, जो बढ़ा हुआ है, तो ल्यूकीमिया बढ़ा हुआ है। तो यानी डब्ल्यूबीसी को बढ़ जाने से क्या होता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। डब्ल्यूबीसी अगर कम जाए तो ल्यूकोपीनिया होता है ना। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हम देखें, आरबीसी के बारे में देखेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में देखे हैं।
देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, विटामिन ए ब्लड में WBC को बढ़ाता है। जितना भी विटामिन ए का सोर्स देखते हैं, कभी कभी किसी को देखेंगे कि जब ये क्या बोलता है, विटामिन ये WBC कम जाता है, उसे लोगों को बोलता है गाजर खाओ, पपीता खाओ। ये सब विटामिन ए का सोर्स जितना है आप उसे खाइए, केला खाइए, तो WBC को नियंत्रण कर सकते हैं। यानी WBC ये मुख्यतः कब कम जाती है, ये कम जाती है किसी भी बीमारी जब हो जाता है, संक्रमण बीमारी, ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज़ जब हो जाता है, तो ये धीरे धीरे कमता चला जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए विटामिन ए का सोर्स का सेवन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। रक्त में संख्या यानी 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होता है। यानी कि इसका जो प्लेटलेट्स की संख्या होता है 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख पर लीटर होता है। यानी 1 लीटर में 4.5 से लेकर के 6 लाख पर लीटर तक होता है। कार्य क्या है इसका, शरीर में कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। यानी प्लेटलेट्स को रक्त को बहाव को रोकने के लिए कार्य किया जाता है, कार्य में लाया जाता है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम कमी आ जाती है। ये देखिए जब किसी प्रकार का मच्छर वगैरह, चिकनगुनिया या फिर डेंगू मच्छर वगैरह उसे काट लेता है ना, तो उसमें प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी आ जाती है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का वही तरीका विटामिन ए सोर्स को सेवन करना से, यानी पपीता हुआ, गाजर हुआ, केला हुआ, ये सबसे विटामिन ए का सोर्स से ही प्लेटलेट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। डेंगू एडीस जो मच्छर होता है, जो एप्टी जो मच्छर होता है, जिप्टी मच्छर जो होता है, मच्छर को काटने से ही होता है। अक्सर ये डेंगू में ही कमता है प्लेटलेट्स, अक्सर ये डेंगू में ही, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जिसका होता है ऐसा, उसमें भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो मुख्यतः उनको विटामिन ए का सोर्स का सेवन करने से वो कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि ऐसा उसे लाया जा सकता है, थामा जा सकता है ना। नोट में देख लें थोड़ा, मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मतलब खून नहीं जमता है किसके उपस्थिति के कारण, हिपेरिन उपस्थिति के कारण मानव शरीर में जो खून है जो नहीं जमता है। तो हिपेरिन के कारण क्या होता है, मानव शरीर में उपस्थित खून को नहीं जमने देता है। नेक्स्ट में कुछ देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, हमारे शरीर में परिसंचरण धमनी और शिराएं कहती है, यानी करती है। जो शिराएं होती है वही रक्त का परिसंचरण तंत्र के बारे में काम करती है, ध्वनि और शिराएं करती है। हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण करने कौन कौन कार्य करता है, ध्वनि, धमनी एवं शिराएं। एवं धमनी एवं शिराएं क्या उसका कार्य है कि शरीर में परिसंचरण तंत्र यानी परिसंचरण को काम करने का जो परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर में, वो धमनी और शिराएं करती है। धमनी क्या होता है, धमनी के बारे में देखेंगे, एवं शिराएं क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है और लंग्स से हार्ट तक, जो लंग्स यानी फेफड़ा से दिल तक जो ले जाती है वो धमनी के द्वारा ही ले जाती है। धमनी ऑक्सीजन को शुद्ध खून ले, यानी ऑक्सीजन जो होता है, धमनी ऑक्सीजन यानी शुद्ध खून ले जाती है, कहाँ से कहाँ तक, लंग से फेफड़ा तक, धमनी के द्वारा ही। अब बाद में भी कुछ देखेंगे, जैसे पल्मोनरी ग्लैंड, पल्मोनरी धमनी जो होता है अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक, यानी ऑर्गन से लंग्स तक ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट में चलेंगे शिराएं, एवं शिराएं किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर शिराएं हैं, जैसे हमारे शरीर में परिसंचरण धमनी और शिराएं करती है। तो धमनी हम देख लिए, धमनी क्या होता है, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को यानी शुद्ध ब्लड को ले जाती है लंग से फेफड़ा तक। अब बाद में यहाँ कुछ देख लिए हैं कि पल्मोनरी ध्वनि जो होता है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक यानी फेफड़ा तक। अब नेक्स्ट देखेंगे शिराएं के बारे में। शिराएं क्या होता है, शिराएं अशुद्ध खून ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक, यानी ये शिराएं जो होता है ये अशुद्ध खून ले जाती है, यानी कि जो विशुद्ध खून होता है, खराब खून होता है, रॉ ब्लड होता है, उसको ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। अब बाद में देखेंगे पल्मोनरी शिराएं, यानी पल्मोनरी शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती है लंग्स से हार्ट तक। ये याद रखिएगा, खून ले जाता है लंग्स से हार्ट तक। अब इसके बाद देखेंगे हम कई सारे प्रश्न को देखेंगे। देखते हैं प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, इस प्रश्न को
आपको काफ़ी धैर्य एवं दिमाग से देखना होगा। तो देखेंगे इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? आंसर है जीवाश्म की, यानी जीवाश्म की जो आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग प्रोसेस, यानी कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ही जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर है जीवाश्म की। यानी नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? क्वेश्चन है, अधिक मादक पदार्थ यानी सोमरस जो पीते हैं, अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो क्या होगा, किसमें हमारे शरीर के कौन सा अंग डैमेज होता है? तो डैमेज होता है लीवर, यानी यकृत अधिक सेवन करिएगा। सोमरस जो होता है, पटियाला पैक अधिक सेवन करने के बाद लीवर या यकृत डैमेज हो जाता है। तो लीवर डैमेज का कारण मुख्य रूप से क्या है? अधिक अल्कोहल यानी अधिक शराब का सेवन करना। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? स्प्लीन करता है। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है ना। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की यूनिट है, यानी कि हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो इसकी यूनिट क्या है? क्वांटोसोम। नेक्स्ट है, शरीर में ब्लड की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ब्लड में अभी हम ऊपर में इसके बारे में बताए हैं कि क्या होता है। सफ़ेद कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होता है, WBC के बारे में पूछ रहा है। शरीर में सफ़ेद कोशिकाओं यानी सफ़ेद कोशिकाओं के मुख्य कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? शरीर में बीमारियों से बचाना, यानी बीमारियों के विरुद्ध, जो भी बीमारी हों उसके विरुद्ध लड़ना, ये इसका कार्य है, यानी WBC का कार्य है। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये जो फिश है उसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं ये पूछ रहा है। तो उसके 2 चैम्बर होते हैं, यानी 2 कोष्ठक होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी के द्वारा। आंसर है इसका किडनी। तो मानव शरीर में जो किडनी है, किडनी का काम क्या है? अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य है, यानी अवांछनीय जितना ये पदार्थ है उसे पृथक करने का, अलग करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। किडनी के द्वारा ही, यानी ब्रिक के द्वारा ही अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य है। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? यानी 40 वर्ष पूरा हो जाने पर, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ऐसे अप्सरा आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है था? अप्सरा ही था। तो इसका तो प्रश्न का आंसर काफ़ी हल्का था, है ना। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य। कहता है कि डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को, आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, यानी विद्युत ऊर्जा में उसका बदलना है। जैसे देखते हैं कोई पूजा में जनरेटर वगैरह चलाते हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, एक उसको हम चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, अंदर में कुछ मशीनिंग ऑपरेशन होता है, उसके बाद तार के माध्यम से इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। तो वही है मेन रूप से डायनेमो, उसी में लगा हुआ रहता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा कुछ अंदर में यांत्रिक मैकेनिकल कार्य करके, यानी यांत्रिक कार्य करके उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना ही डायनेमो का कार्य है। डायनेमो क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हम देते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर में हम पहले उसमें लाइन देते हैं, केबल देते हैं, तो लाइन देते हैं, उसके बाद वो अंदर से नचता है, तो वो हमको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत, ये अंदर का काम करके हमको ऊर्जा दे रहा है। अब विद्युत मोटर जो होता है उसमें हम पहले प्लग दे के स्विच ऑन करते हैं, विद्युत उसमें देने के बाद वो घूमता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो है
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, लेकिन डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नो कन्फ्यूज, एकदम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है पिचब्लेंडी। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जा सकता है? पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर है रेडियम, यानी रेडियम इससे प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिचब्लेंडी से। नेक्स्ट है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने के कारण क्या है? देखते हैं अक्सर गिरगिट इधर उधर रहता है तो तुरंत कभी लाल कभी पीला नीला ऐसा होते रहता है, वो रंग फिरवा एक तरह से हो गया वो। तो गिरगिट के त्वचा में यानी उसके त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? आंसर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। मूल रूप से इसको याद रखिएगा, मेलेनोफोर नामक असंख्य द्रव्य उसके त्वचा में यानी उसके स्किन में, गिरगिट के स्किन में ये पाया जाता है। इसी के कारण वो रक्त जो त्वचा का रंग होता है बदलने में काफ़ी आसानी होती है उसको। तो नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक जो मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज काफ़ी प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग क्यों नहीं होता है? इसमें क्यों नहीं होता है, बीच में डैश दे दिया है। तो इसका आंसर हो क्योंकि वह यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ये तो क्या कह रहा है? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष हो, यानी समुद्र के किनारे जो लंबे लंबे एवं छोटे छोटे वृक्ष होते हैं वार्षिक वलय एनुअल रिंग क्यों नहीं होते हैं? तो क्योंकि यह जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। जलवायु पानी है वहाँ पर, क्योंकि उतना सुखाड़ भी नहीं आएगा, तो उसका जो ये तापमान है जो नॉर्मल रहेगा, तो नॉर्मल रहे कारण उसकी भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था, यानी वृद्धावस्था के अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? वृद्धावस्था के अध्ययन विज्ञान को, वृद्धावस्था में जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को किस अवस्था में रखा जाता है, यानी उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी इसका आंसर होगा। आंसर होगा क्या? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के द्वारा ही वृद्धावस्था की अध्ययन करते हैं, अध्ययन विज्ञान को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन है डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो आंसर है कैल्शियम का। यानी डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। जिस तरह बॉक्साइड ऐसे बोलते हैं ना, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। यानी उसी तरह डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है? कैल्शियम का। नेक्स्ट पे चलते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जितना भी प्रकार का खट्टे फल होता है, जितना भी प्रकार का खट्टा फल होता है, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। यानी खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। सी यहाँ पर ऐड हो गया है, यानी विटामिन सी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आंवला वगैरह में काफ़ी खट्टा होता है, इसलिए उसमें विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो नेक्स्ट चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो ध्वनि तीव्रता मापने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑडियोमीटर कहा जाता है। ऑडियोमीटर कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। क्या होता है? दूध को खट्टा होना जीवाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा, है ना, जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश जो होता है के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक डेविएट जो होता है कौन सा रंग है? बैंगनी है। ये बैंगनी जो श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक डेविएट कर जाता है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? कौन सा कलर होगा? तो ये बैंगनी होगा। नेक्स्ट चलते हैं रेफ्रिजरेटर में, यानी रेफ्रिजरेटर जो चलाते हैं उसमें प्रतिशत क्या होता है? यानी कि उसमें
उसमें जो रेफ्रिजरेटर में जो होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या होता है, तो आंसर है इसका फ्रियोन। फ्रियोन भी रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो ये लैक्टोबैसिलस है। दूध से दही में जो बनता है उसका निर्माण होता है, दूध को रखने गर्म करने के बाद उसको फिर थोड़ा सा दही का जोड़न देने के बाद जो दही बनता है, वो दही अगर किस बैक्टीरिया से बनता है तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध से दही में निर्माण किया जा सकता है, यानी दूध से दही में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो किडनी। आंसर है इसका किडनी। यानी ब्रिक जब नहीं काम करता है, ब्रिक जब फेल हो जाता है, किडनी फेल, सुने किडनी फेल हो गया, तो किडनी फेल होने के कारण इनका डायलिसिस करवाना पड़ता है। फिर डायलिसिस के बाद किडनी फिर लगभग धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। तो किस अंग का कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो किडनी का कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है यानी माथा हेड का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको सेरेब्रम कहते हैं। यानी आंसर है सेरेब्रम। क्या कहा जाता है, सेरेब्रम कहा जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग क्या कहा जाता है, सेरेब्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है राइफल चलाने पर जो लगने वाला झटका है किसके संरक्षण का उदाहरण है। राइफल चलाते हैं जब कंधे पे सीधे पीछे प्रकार के थोड़ा सा झटका लगता है, नहीं अगर लगता तो चला के देख लीजिएगा, है ना, वो लगेगा थोड़ा झटका। तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका जो किसके संरक्षण के कारण होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के कारण। किसके कारण, रेखीय संवेग संरक्षण के कारण जो राइफल चलाने पर वो झटका महसूस होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण, यानी लीनियर मोमेंटम के कारण कुछ झटका लगता है राइफल जब चलाने समय। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। यानी प्रयोगशाला में जीन का जो सर्वप्रथम थे वो संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो ये हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद खुराना किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण, यानी जीन का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया है, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। आंसर है यहाँ जैसे वहाँ सभी गैस का वर्ग बाह्य मूल वेग यानी उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जो जितना भी रूट स्क्वायर वेलोसिटी है स्कैप वेलोसिटी से अधिक होता है, यानी कि यहाँ सभी गैसों का वर्ग मान्य मूल वेग से उसके पलायन वेग अधिक होता है। जो पलायन वेग से अधिक होता है इसीलिए वायुमंडल न होने का कारण होता है चंद्रमा पे किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, यही कारण से नहीं है। नेक्स्ट है किस एक कोशिकाओं यानी कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो अंतरिक्ष में, क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसी का नाम है क्लोरेला। यानी क्लोरेला से ही अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति किया जाता है। तो नेक्स्ट एवं इसी क्वेश्चन के साथ हम समाप्ति करेंगे इस सेशन को। इस लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, यानी किसका पॉलीमर है। नेचुरल जो रबर होता है वो किसका पॉलीमर है, तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मुख्य रूप से जो प्राकृतिक रबर है उसका बहुलक है। नेक्स्ट है एवं लास्ट है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, यानी द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। यानी द्रव की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। इसी के साथ इस सेशन द एंड होता है। उससे पहले हमारे चैनल जीएस अफेयर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं लास्ट में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस करें ताकि जितने भी हमारे वीडियो सर्वप्रथम आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो
फिर मिलेंगे किसी अन्य नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।